पाठ प्रेमचंद्र के फटे जूते, और इस भाग में इस पाठ से संबंधित इसका सारांश लेंगे, यानी कि समरी समझेंगे, जिससे कि आपको पाठ का एक संक्षिप्त रूप मिलेगा और उसके जरिए पाठ को आप उसके छोटे ही रूप में उसे समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सुप्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस साहित्यकार, लिटरेचरिस्ट जो हैं वो हमारे प्रेमचंद्र जी, उनकी वेशभूषा यानी कि पहनावा, वेशभूषा का मतलब पहनावा जो है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। साथ ही उनके जूतों के माध्यम से, उनका पहनावा और उनके जो जूते हैं उसके माध्यम से एक और जहाँ प्रेमचंद्र के सादगीपूर्ण यानी कि कितनी सिंप्लिसिटी है उनमें, और उच्च विचार को, और साथ ही उच्च विचार है यानी उनके विचार तो ऊंचे हैं लेकिन वो सादगी भरा जीवन जीते हैं, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। वहीं समाज की, और वहीं दूसरी तरफ जो है हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि कितना सेल्फिशनेस बढ़ गई है, स्वार्थपरता यानी सेल्फिश होना, अवसरवादिता यानी मौका देखते ही उसको आजमा लेना और उसका फ़ायदा उठा लेना, दिखावटीपना यानी शो ऑफ, दोगले चरित्र यानी आप किसी के आगे कुछ है पीछे कुछ और है, दोगला चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। कहने का अर्थ है ये जो पाठ है, लेखक जो हैं इस पाठ के माध्यम से समाज में जो ये अवगुण है, कौन से अवगुण, स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगलापन और धोखेबाजी की प्रवृत्ति, इस पर वो अपना व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं और ये गलत चीज़ है समाज की, इसको प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि प्रेमचंद्र जी जो हैं कितने महान साहित्यकार होने के बावजूद भी उनकी वेशभूषा, उनका जो पहनावा है, उनका जूता जो है वो देखकर और दिखाकर उनकी सादगी का वर्णन करते हैं और उनके विचार कितने उच्च हैं वो दिखाते हैं। फोटो में प्रेमचंद्र के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूतों की ये हालत हो गई है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि तलवे घिस गए, यानी कि उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है। अब प्रेमचंद्र के जो फटे हुए जूते हैं उनको देखकर यही लग रहा है, यही हाल है कि वो अपने साहित्य के माध्यम से, आपको पता ही है कि प्रेमचंद्र जी जो है अपने लेखन में समाज की जो बुराइयां हैं उसको सामने लाते हैं और समाज के विषय में उनसे ही हमें जानकारी मिलती है। तो समाज की बुराइयों को जांचना परखना, कितना सही है कितना गलत है, उसके पीछे इतनी मेहनत कर दी है कि प्रेमचंद्र के जो जूते हैं उनका जो इस तरीके से बुरी हाल में होना, ये दर्शाता है कि उनके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की, कि उनके पीछे इन सामाजिक बुराइयों को जानने पहचानने, उनके खिलाफ लड़ते लड़ते या फिर समाज अच्छा हो सके उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। लेखक के सामने प्रेमचंद्र का एक फोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वो कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। गालों की हड्डियां उभरने का मतलब कि आप सोच सकते हैं आदमी कितना कमज़ोर है, यानी कि आपके गाल भरे हुए हैं यानी कि आप कितना हेल्दी दिख रहे हैं, अगर हड्डियां उभरी दिख रही हैं यानी आप कितना कमज़ोर हैं। तो प्रेमचंद्र के गालों की हड्डियां उभरी हुई दिख रही हैं। चेहरों पर घनी मूछें हैं। पाँवों में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है और उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। आप जानते हैं फटे हुए जूते हैं और कितने अनकंफर्टेबल से होते हैं, किसी तरीके से प्रेमचंद ने उन्हें बांध कर पहना हुआ है। बाएं पैर का जूता फटा हुआ है। बायां पैर कौन सा होता है, लेफ्ट पैर है जो उनका, बायां पैर है जो हमारा, यहाँ पे प्रेमचंद्र जी के पैर की बात हो रही है, उनका जूता फटा हुआ है जिसमें से पैर की उंगली जो है वो दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। अब इस बात पे हमें गौर देना होगा। लेखक क्या सोच रहा है कि अगर प्रेमचंद्र की फोटो की ये पोशाक है, पोशाक यानी पहनावा है, ड्रेस है, तो असल जीवन में कैसे होंगे। कहने का अर्थ है कि आप जब भी देखेंगे आम जीवन में फ़ोटोज़ क्लिक कब होती है, जब व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी ड्रेसेस में होता है, सुंदर बना हुआ होता है, तब वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेमचंद्र अपने सबसे बेहतर इसमें बेहतर अपने पहनावे के ढंग में है। अगर ये सबसे बेहतरीन पहनावा है इनका, तो असल जीवन में इनका क्या हाल होगा। यानी इनके जो पहनावे हैं उसमें हमें और कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे। अगर हम फोटो में देख रहे हैं कि उनके पैर का एक जूता फटा हुआ है और कितना साधारण सा उनका जो पहनावा है, वेशभूषा दिख रही है, तो उनका असल जीवन कैसा होगा।
लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को कौन, पुरखा किसे कहा जाता है, बहुत ही ज्ञानी हो और हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तो साहित्य के इस पुरखे को, और प्रेमचंद्र जी जो है साहित्य के पुरखे हैं, क्योंकि साहित्य को एक अलग मुकाम जो है प्रेमचंद्र ने ही दिलाया है। तो साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। आप देखेंगे जरा सा भी नेम फेम आने पर व्यक्ति का पहनावा बदलता है, सोच बदलती है, बिहेवियर बदलता है। और यहाँ पर प्रेमचंद्र जी जो हैं, जो कि पुरखे हैं साहित्य के, उनके फटे हुए जूते भी वैसे के वैसे ही हैं। कोई भी लज्जा या झेप नहीं है। बच्चों को कितनी शर्म आती है, कितनी बार बोलते हैं कि कितनी मेरी इंसल्ट होगी बाहर अगर मैं ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा, भले ही लाख ड्रेस रखी हुई हो, उनमें कुछ स्क्रैच भी ना आया हो, लेकिन वो एक बार पहन चुके हैं, लोग उन्हें देख चुके हैं, इसलिए वो दोबारा पहन के नहीं जा सकते। बड़ी शर्म की बात है। और वो बहुत ही महंगी ड्रेस होने के बावजूद भी और उनकी चमक दमक भी ख़त्म ना होने के बावजूद भी उनको हम पहनने में शर्माते हैं। और यहाँ पर प्रेमचंद्र के फटे हुए जूतों की बात हो रही है और उसको भी पहनकर वो बिल्कुल भी लज्जा नहीं उनको, ना ही झेप है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी ही बेपरवाही भरा विश्वास है। यानी परवाह ही नहीं, उन्हें ये परवाह है ही नहीं कि उनका जूता फटा हुआ है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और जब आप उससे लेना देना नहीं रखेंगे तभी चेहरे पे आपकी इतनी बेपरवाही होगी और तभी आपका जीवन जो है इतना सादगी भरा हो सकता है। अगर आप उसी पे फोकस रहेंगे, मेरा जूता फटा है, मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे देखते ही लोग क्या सोचेंगे समझेंगे, अगर ये चीज़ें हैं तो आप में वो सादगी नहीं रह जाएगी जो यहाँ पर हम प्रेमचंद्र जी में देख रहे हैं। उनकी जो अधूरी मुस्कान देखकर लेखक को लगता है, वो सोचते हैं कि ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग्य छिपा है। उपहास नहीं, उपहास का मतलब होता है मजाक, हम मजाक किसी का उड़ाते हैं, वो उपहास है, व्यंग्य है वो। लेखक कहते हैं कि मैं प्रेमचंद्र की जो मुस्कान देख रहा हूँ वो मुझे मुस्कान नहीं लग रही है, या वो उनकी स्माइल नहीं लग रही है मुझे, ये एक मजाक है। ऐसा लगता है कि वे फ़ोटो खिंचाने का बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को वो टाल नहीं सके होंगे और अच्छा कहकर फ़ोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। यानी ऐसा लगता है फ़ोटो को देखकर और चेहरे को देखकर कि लेखक जो है यानी प्रेमचंद्र जी जो है बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाने के इच्छुक नहीं थे, पर पत्नी ने आग्रह किया तो इसलिए मना नहीं कर पाए और वो फ़ोटो खिंचाने के लिए जैसे तैसे बैठ गए हैं। ऐसा लगता है कि वे फ़ोटो खिंचाने का बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे और पत्नी के आग्रह को टाल नहीं सके और अच्छा कहकर फ़ोटो खिंचाने बैठ गए। इससे अच्छा तो मना ही कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। लेखक जो कि इस फ़ोटो को देखकर ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बयां कर रहे हैं, उनको ये फ़ोटो देखकर लगता है रोने की स्थिति में है। वो सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। अब ये यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया, दूसरों की बीवी उधार ले लेते हैं। कहने का मतलब फ़ोटो लोग खिंचाने के इतने शौकीन होते हैं कि आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए और उसके बाद उस पोज जो है फ़ोटो के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और लेखक का कहना है कि दूसरों की बीवी तक लोग उधार मांग लेते हैं अच्छी फ़ोटो आ सके इसके लिए। और यहाँ प्रेमचंद्र का ये हाल है कि इतने नामचीन व्यक्ति होने के बावजूद भी फटा जूता पहन के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अब सोचने वाली बात है, आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो में इसकी स्मेल नहीं आएगी। कहने का अर्थ है अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो आप खुश होंगे। आप किस तरीके से खुश होंगे? एक खुश होना होता है कि परफ्यूम यूज़ करके लोगों को बहुत खुशी मिलती है, दूसरी खुशी होती है कि मैं पूरा अपडेट हूँ, जैसा ज़माने में फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग जिन जिन चीज़ों को ज़रूरी मानते हैं उस हिसाब से मैं पूरा तैयार हूँ, और वो खुशी आपके चेहरे पे दिखेगी और वही आपकी खुशबू है। गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो अच्छी हो जाती है और प्रेमचंद्र तस्वीर को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने ये फ़ोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। अब लेखक कह रहा है, लेखक का मानना है कि आज जो है टोपी जूते से सस्ती है। टोपी और जूते की वैल्यू समझा रहे हैं यहाँ पर लेखक कि टोपी जो कि सर के ताज की तरह सजती है हम पर, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितने जूते की वैल्यू होती है। आपने कई बार सुना होगा कि जूते से लोगों को जज किया जाता है।
तो जूते से सस्ती है, और जब उन्होंने ये फ़ोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। एक महान कथाकार हैं लेखक, यानी कौन यहाँ पर बता रहे हैं, लेखक जो बता रहे हैं किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर प्रेमचंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि प्रेमचंद्र कौन है, महान कथाकार हैं, उपन्यास के सम्राट हैं, युग प्रवर्तक हैं। युग प्रवर्तक मतलब एक युग को परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ाने वाले हैं। कैसे, जब उन्होंने लिखना शुरू किया है तो एक बड़ा परिवर्तन आया था। आदि नामों से इनको ये बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुआ है, कितना बेपरवाह इंसान है। इतना नाम होने के बाद भी इतनी सादगी है जीवन में। और विचार कितने उच्च हैं, विचार तो इतने उच्च हैं कि प्रेमचंद्र के बराबर का आज तक कोई नहीं आ सका है सामने। और उनके फटे जूते जो है उनके नाम में, उनकी प्रसिद्धि में एक पैसा कमी नहीं आने देता। तो लेखक जो है ये सब बातें करके हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने ज्ञान से मजबूत बनते हैं। आपकी प्रसिद्धि जो है आपके ज्ञान से होती है, आपके पहनावे से नहीं, आप कितने सुंदर हैं उससे नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेखक प्रेमचंद्र के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहते हैं, अब लेखक जो है ना अपने जूते की तुलना अब प्रेमचंद्र के जूते की तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है। कहने का मतलब है कि जो बहुत सुंदर तला है। अब आपको एक इसमें बहुत बड़ी बात है जो कि छोटे से वाक्य से समझाने की कोशिश की गई है। पहले के वक्त में चीज़ें बहुत ही क्वालिटी वाली होती थी। चमड़े के जूते हैं बहुत लंबे चलते थे और तले तो उनके कभी घिसते ही नहीं थे। जूते भी बहुत ही मुश्किल, बहुत सालों तक यूज़ करने पर वो फटा करते थे। आज के टाइम में आप ब्रांड के जूते लेते हैं, साल 2 साल के बाद बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। तो अब लेखक क्या कह रहे हैं, अब वो अपने जूते का कंपैरिजन प्रेमचंद्र के जूते के से करते हैं। और वो क्या बता रहे हैं, उनका भी जूता कोई अच्छा नहीं है, यानी उनका खुद का स्वयं का जूता खुद इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि वो ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है पर उसका तला घिसा हुआ है। तला किसको इंडिकेट करता है, आपके बेस को। आप आपका बेस जीवन में कितना मजबूत है, आप इंटरनली कितना मजबूत है, कितने ज्ञानी हैं, आपकी सोच कैसे, आपके विचार कैसे, आपके थॉट कैसे हैं, जिससे आप अपने जीवन में एक अलग मुकाम पाते हैं, दूसरों से हट कर पाते हैं। वरना दिखावा तो हर कोई कर सकता है, अच्छी ड्रेस भी पहन सकता है और अच्छे से तैयार भी हो सकता है, सूरत भी अच्छी रख सकता है। और इस तरीके से नाम, एक फेम जो बनता है बाहरी सुंदरता से, वो थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन आपके ज्ञान के बेसिस पर जो आपका नेम फेम मिलता है वो लंबा रहता है और हमेशा बना रहता है। इससे अंगूठा घिसकर लहू लुहान हो गया। लहू लुहान मतलब खून से सन जाना। इससे अंगूठा जो है वो घिसकर लहू लुहान हो गया। तला घिसते घिसते पूरा पंजा ही घायल हो जाएगा पर अंगुली नहीं दिखेगी। लेखक फोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पांव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। कहने का क्या मतलब है, पंजा घिसेगा तो आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। उंगली दिख रही है उस जूते से, उंगली जो है सिर्फ दिख रही है लेकिन उसको घाव नहीं हो रहे, उसके तलवे को घाव, उसका बेस बहुत मजबूत है। लेखक क्या समझा रहे हैं कि उनका जूता इन कंपैरिजन ऑफ प्रेमचंद्र के जूते बहुत अच्छा है, लेकिन वो उतना भी मजबूत नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। प्रेमचंद्र का जूता जो है सालों साल चला है, उसके बाद जो है वो इस कमजोरी पर आया कि उनका अंगूठा उसमें से दिख रहा है। हमारा जूता जो है बाहरी सुंदरता से है पर नीचे से यानी कि उसके तलवे से वो घिस रहा है, जो कि हमारे पैर के तलवों को घिस रहा है, घायल कर रहा है, जिसकी वजह से हम चल नहीं पाएंगे, आगे अपने कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रेमचंद्र के जी के साथ ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद्र की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया है, ये होरी का गोदान हो गया है, कहने का क्या अर्थ है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि गोदान जो है लेखक प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो है नॉवेल है, उपन्यास है। आपको मौका लगे तो आप जरूर पढ़ें, बहुत ही पसंदीदा इनका उपन्यास है ये, जिसमें होरी है जो कि एक किसान है और किस तरीके से उसकी सारी ज़मीनें लुट जाती हैं और जीवन उसका किस तरीके से गरीबी में निकलता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक
प्रेमचंद्र की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछते हैं कि क्या ये होरी के गोदान हो गए, इतने गरीब, इनकी हालत ऐसी हो गई है। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, अथवा माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, या वही मुस्कान मालूम होती है। अब यहाँ पे गोदान की चर्चा हुई है, पूस की रात की, जो कि सब किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। और आप देखेंगे ये कफन भी जो है उनकी रचना है। तो यहाँ पर उनकी जितनी रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं हैं, उसमें के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो जिस हालात से गुजर रहे हैं उनके उदाहरण पेश करते हुए प्रेमचंद्र से पूछ रहे हैं जैसे कि क्या इनकी हालत आज ऐसी हो गई है, जो इस तरीके से इन्होंने फ़ोटो खिंचाई है, इनके पैर के का जूता जो है वो फटा हुआ है जिसमें से अंगूठा निकल रहा है, दिख रहा है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद्र का यह जूता आखिर फटा कैसे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे, यानी कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए, यानी क्या होता है कि बनिया हो या फिर मान लीजिए आप उदाहरण ले लीजिए कोई भी हो, उससे बचने के लिए जब व्यक्ति दूर भागता फिरता है तो क्या प्रेमचंद्र जी ऐसा कर रहे थे जिससे बचने के लिए दूर तक वो चक्कर लगाते रहे और इसी वजह से उनके जूते की हालत हो गई, या फिर किसी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया, या फिर किसी कठोर चीज़ पर कैसे, क्या कहने का अर्थ ये है कि क्या समाज की किसी ऐसी बुराई को वो जांच रहे हैं, परख रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर वो बार बार ठोकर मार रहे हैं और उसकी वजह से जूता फट गया। मान लीजिए आपके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर है, आप उसको ठोकर मारे, रास्ते से हट जाए और उसकी वजह से आपका जूता फट जा रहा है। उसी तरीके से रास्ते में का पत्थर क्या होता है, समाज द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जो किसी भी आम व्यक्ति के जीवन को बेकार करता है। और प्रेमचंद्र जी जैसे लोग जो है उन कुरीतियों को और बुराइयों को जांचते हैं, परखते हैं, अपने रचनाओं के माध्यम से सामने लाते हैं और लोगों को उससे रूबरू कराते हैं, और ये सब करते करते उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे, यानी प्रेमचंद्र भी जी जो हैं वो उस रास्ते के पत्थर को हटाने से के बजाय बगल से उसके निकल सकते थे जैसे सारी दुनिया करती है। लेकिन उन 100 में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो आने वाले व्यक्ति को उस राह पर इस ठोकर का सामना ना करने पड़े, इसके लिए वो हल खोजता है। और सबके लिए, जैसे व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है वैसे ही एक व्यक्ति 100 में एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सबकी रक्षा करना चाहता है। वो थे प्रेमचंद, जिसकी वजह से वो समाज की कुरीतियों बुराइयों की चर्चा करते हैं और समाज को बचाने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में उनके साथ जो व्यवहार होता है या उनके जीवन में जिन चीज़ों का सामना वो करते हैं वो उससे रूबरू होते हैं। शायद समझौता ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, यानी कि शायद प्रेमचंद्र जो है वो समझौता नहीं कर सकते थे इस सिचुएशन से कि ये आने वाले और भी लोगों को ऐसे ही ठोकर मारे और उनके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए उन्होंने समझौता नहीं किया। उनसे हो सकता है या नहीं हो सकता उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने उस पर ठोकरें मार मार के अपनी हालत बुरी कर ली, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता खोला। वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। होरी के साथ क्या होता है, नेम धर्म, नाम खराब होगा, इज्जत बिगड़ेगी, क्या होगा, और दूसरों के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें जो है दिखाई गई हैं गोदान में, जिसमें होरी करता है। और उसके साथ क्या होता है कि उसका ही पूरा जीवन बेकार हो जाता है। किस तरीके से अपने जीवन को जी नहीं पाता और किस तरीके से वो एक एक पाई के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी जुगत करता है, और ये सब चीज़ें दिखाई हैं। वही चीज़ें जो है प्रेमचंद्र के साथ यहाँ पर लेखक महसूस कर रहे हैं कि वही नेम धर्म की कमजोरी है जो होरी को ले डूबी है। लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है, तुम इसे घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझ रहा हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वाले लोगों पर हंस रहे हो। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे। मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ रहा हूँ। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या समझाया है, लेखक ये बोल रहे हैं प्रेमचंद्र को कि प्रेमचंद, मैं तुम्हारी इस
जो हल्की मुस्कान को देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये हल्की मुस्कान तुम्हारी कौन सा व्यंग्य कर रही है। तुम्हारे फटे जूते जो है उसमें से सिर्फ तुम्हारा अंगूठा निकल रहा है, लेकिन तुम्हारा बेस जो है मजबूत है, तलवा जो है पैर का वो मजबूत है, जो तुम्हारे पैर की सुरक्षा कर रहा है। हमारे जूते सुंदर हैं और डिज़ाइनर हैं, तो क्या हुआ, वो बाहरी सुंदरता को तो बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे पैर के तलवों को वो घायल किए जा रहा है, जिसकी वजह से हम घायल होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ जो है मैं समझ रहा हूँ। और इस तरीके से लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझ रहा हूँ, तुम इसे घृणित समझते हो और उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा कर रहे हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा दोनों समझ रहा हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो। यानी प्रेमचंद्र जी जो है लोगों को समझाना चाहते हैं कि तलवा घिसने से बेहतर है कि पैर से उंगली निकले, लेकिन तलवा नहीं घिसना चाहिए व्यक्ति का जो आपके आम जीवन में जो चीज़ें बोली जाती हैं कि सूरत नहीं सीरत जो है इम्पोर्टेंस रखती है, और लोगों का बेस मजबूत होना चाहिए। बाहरी सुंदरता और दिखावटीपना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ पल के लिए होती हैं और ये साथ भी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे। मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ गया हूँ। और लेखक जो है अपने इस लेख के माध्यम से प्रेमचंद्र के जो व्यक्तित्व है उसकी गुणवत्ता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रसिद्ध नाम होने के बावजूद भी लेखक जो है ये बेपरवाही लिए चल रहे हैं उन चीज़ों को लेकर जिसके ज़रिए लोग दिखावटीपना करके सोचते हैं कि इससे बड़ा नाम होगा, लोग जो है वाह वाह करेंगे। लेकिन उसी वाह वाह को, उसी दिखावटीपना को लेखक प्रेमचंद्र के बारे में बताते हैं कि प्रेमचंद्र जो है उसको सिरे से इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वैल्यू है तलवे की, जिसका सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे वही बढ़ाएगा। आपकी झूठी सुंदरता, वाहवाही, दिखावटीपना नहीं आपको आगे ले जाएगी। आप आंतरिक रूप से कितने मजबूत हैं, कितना सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कितना ज्ञान है आप में, कितना सोचने विचारने की क्षमता है, कितना परिस्थितियों से आपको जूझने में के आप आदी हो गए हैं, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से प्रेमचंद्र के फटे जूते जो हैं, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जो है वो फटे जूते पहन के सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यह फटे जूते के माध्यम से लेखक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि बच्चों को ये पाठ जो है उसकी समरी के माध्यम से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये जो बारीक बात है लेखक समझाना चाहते हैं। और बच्चों को जो है ये पाठ्यक्रम इसी के लिए जोड़ा जाता है जिससे कि वो भी ये जो बारीकियां हैं जीवन की वो अपने सिलेबस के साथ साथ आम जीवन से संबंधित जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सीखना समझना यहीं से शुरू कर दें। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पाठ भी समझ में आया होगा। पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जो इसका हिडन मीनिंग है वो समझना मुश्किल होता है, इसलिए हिडन मीनिंग इसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, और भी दूसरी वीडियोज़ के लिए और भी चैप्टर्स की समरीज के लिए, जिससे कि आप चैप्टर अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ यूं ही बने रहना है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। थैंक यू।